गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान और हमारे साथ मौजूद हैं जया कौशिक। आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। आज सबसे पहले राहुल गांधी श्रीपेरुंबदूर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और अपने पिता राजीव गांधी के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान यहां पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। श्रीपेरुंबदूर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। राहुल गांधी यहां पर प्रार्थना सभा में शामिल हुए। आज शाम 5 बजे भारत जोड़ो यात्रा की औपचारिक शुरुआत होगी। इस दौरान राहुल गांधी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में जाकर खत्म होगी। इसमें 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये गुजरेगी। लगभग 150 दिनों की यह पदयात्रा है। करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में छोटे स्तर पर भी भारत जोड़ो यात्राएं निकाली जाएंगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां से अपडेट देने के लिए। उमा, यहां पर इस यात्रा का बहुत पहले से ही ये चर्चा चल रही थी। 3500 किलोमीटर ये यात्रा रहने वाली है और यहाँ पर जो यहाँ एंथम भी जारी किया गया है, उसमें मिले कदम जुड़े वतन, यानी एक मकसद बताया गया है तमाम भारतवासियों को जोड़ने की, और एक बहुत बड़े पैमाने पर यात्रा निकल रही है। क्या लगता है, जिस मकसद से शुरू की जा रही है, 5 महीने तक पैदल मार्च ये किया जाएगा, कितनी सफल रहेगी, क्या क्या लक्ष्य हैं और 2024 पर भी नजर इसके जरिए? जी देखिए जया, आपने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछे हैं और आपने पूछा है कि इस यात्रा का क्या रिजल्ट निकलेगा। ये तो कांग्रेस पार्टी को भी शायद अभी पता नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आयोजन तो किया है और इसी सोच के साथ किया है कि जनता के साथ वो ज्यादा जुड़ पाएगी पार्टी के तौर पे, और एक चुनावी कामयाबी की तरफ वो देख रही है 2024 को लेकर। हालांकि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि इस यात्रा का जो मुख्य मकसद है वो राजनीतिक नहीं है। हालांकि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, तो वो जो कुछ भी करेगी वो राजनीति से जुड़ा हुआ होगा ही। जया, मैं आपको पहले बताऊं कि जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं कन्याकुमारी में ये गांधी मंडपम है और यहीं पे प्रेयर मीटिंग के साथ एक प्रार्थना सभा के साथ जो है वो जो स्टालिन, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो तिरंगा जो है वो राहुल गांधी को सौंपेंगे और उसके बाद एक सांकेतिक मार्च होगी थोड़ी दूरी की, और 5 बजे से 6:30 बजे तक यहाँ की पब्लिक मीटिंग होगी कन्याकुमारी में। और 8 तारीख को सुबह 7 बजे से यात्रा जो है वो शुरू होगी एक्चुअल में, और 7 से 10 3 घंटे की यात्रा सुबह की होगी, शाम 3 से 7 4 घंटे की यात्रा शाम को होगी। सुबह की यात्रा में राहुल गांधी की कोशिश जो है वो जो लोकल लोग हैं, जो अलग अलग संगठन के लोग हैं, जो उनसे मिलने आएंगे, रास्ते में मिलेंगे, उनसे बातचीत करने की होगी, जोर इस बात पर होगा। और जो शाम की यात्रा है उसमें एक मास मूवमेंट होगा, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जो है वो साथ चलेंगे। एक अहम बात यह है कि राहुल गांधी की राजनीतिक जो यात्रा है उस लिहाज से यात्रा काफी ज्यादा अहम है। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, जो कि अगर चुनाव की नौबत आई, यानी कि 1 से ज्यादा नॉमिनेशन आए, तो 17 अक्टूबर को होगा। उस समय ये यात्रा कर्नाटक में होगी और अगर जरूरत पड़ी तो वोट डालने के लिए जो भारतीय यात्री यहाँ पे चल रहे हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज में भी आते हैं कई उनमें से, तो वो वोट जाकर वहां पे डालेंगे। तो ये न सिर्फ यात्रा इस लिहाज से अहम है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को कनेक्ट करे, बल्कि उसके 3 मकसद बताती है। शारिक, इसके बाद आपके सवाल पे आऊंगा। मकसद ये है कि जिस तरीके से आर्थिक विषमता बढ़ रही है देश में, जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो कांग्रेस कहती है, और जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, तो उस खाई को पाटने के लिहाज से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा मकसद कांग्रेस पार्टी ये बताती है कि जिस तरह से धार्मिक वैमनस्यता या समाज में जो एक बंटवारा है वो हो रहा है, उसको रोकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और तीसरी जो बात है वो बताती है कि जिस तरह से राज्यों के अधिकारों पे केंद्र का दखल बढ़ रहा है या उसके अधिकार जो है हथियाए जा रहे हैं, उसको खत्म करने के लिहाज से यात्रा जो है वो अहम है। तो ये 3 मुख्य वजह कांग्रेस पार्टी बताती है। आगे चलकर देखते हैं, क्योंकि 150 दिनों का लंबा वक्त है, अलग अलग राज्यों से गुजरेगा, 12 राज्य इसमें शामिल है जहां से यात्रा ये गुजरेगी, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस तरह का एक जन समर्थन, जन सैलाब मिलता है राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये राजनीतिक इतिहास की एक सबसे बड़ी। उमा, आपको आवाज आ रही है? शुक्रिया उमा। यहाँ पे
जया, अगर देखें तो भारत जोड़ो के साथ साथ जनता को कांग्रेस से जोड़ो के अभियान के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस से जिस तरह से वोटर दूर होता चला गया है पिछले कुछ सालों में, उसे वापस अपनी तरफ आकर्षित और खुद से जोड़े रखने या फिर से जोड़ने की कवायद में राहुल गांधी एक लंबी पदयात्रा पर निकल रहे हैं। आज आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विपक्ष के मिशन 2024 की, जिसकी तैयारी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जोर शोर से यहां पर लगे हुए हैं। दिल्ली दौरे के तीसरे दिन नीतीश कुमार आज यहां पर CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और इसके अलावा और तमाम नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। शरद पवार से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। इसके बाद नीतीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मिलने जाएंगे। इससे पहले कल उन्होंने CPM महासचिव सीताराम येचुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। हालांकि नीतीश कुमार ने फिर कहा उनकी PM बनने की ना तो कोई महत्वाकांक्षा है ना तमन्ना। दो 2024 की चुनाव की तैयारियों में जुट गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। CPM महासचिव सीताराम येचुरी से मिलने पहुंचे। मकसद बस एक ही है, विपक्ष को एकजुट करना ताकि बीजेपी को चुनौती दी जा सके। आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। नीतीश की इस पहल में सबसे बड़ी बात यह है कि वो कांग्रेस को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की विपक्षी एकता की बात इसलिए परवान नहीं चढ़ पाई क्योंकि वो बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता की बात कर रहे थे। ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बेहतर संकेत जो है वो दिया गया। इसकी विपक्ष की पार्टियां उनके ऐलान है और हम इसको मानते हैं। विपक्ष की पार्टियों को सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। CPM के बाद नीतीश कुमार CPI के D राजा से मिले, इंडियन नेशनल लोक दल के ओम प्रकाश चौटाला से भी मिले और फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी। नीतीश से मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। देखिए, हम तो चाहते हैं इंडिया अगेंस्ट बीजेपी होना चाहिए, अपोजिशन अगेंस्ट बीजेपी नहीं, इंडिया अगेंस्ट। पूरे भारत को खड़ा करो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इनसे सब लोग दुखी हैं, किसी को भी छोड़ना नहीं है, पूरे भारत को इकट्ठा होना है। बुधवार को नीतीश कुमार का एनसीपी के नेता शरद पवार से भी मिलने का कार्यक्रम है। सोमवार को नीतीश कुमार कांग्रेस के राहुल गांधी और जेडीएस के SD कुमारस्वामी से भी मिल चुके हैं। विपक्षी नेताओं को साधने के लिए नीतीश दूसरे राज्यों का भी दौरा कर सकते हैं। उनकी सोच है कि 2024 में बीजेपी से मुकाबला तभी हो सकता है जब विपक्षी पार्टियां आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आ जाए। विपक्ष को एकजुट करने के मिशन 2024 की तैयारी में जुटे नीतीश पटना से निकलकर दिल्ली में ताबड़तोड़ विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा नीतीश की कोशिश कितना कामयाब होती है। नई दिल्ली में कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और अब बात जया कर्नाटक की करते हैं, और जो शहर IT शहर के तौर पर जाना जाता है अब वो स्विमिंग पूल और नदी में तब्दील हो चुका है। और कर्नाटक सरकार के मुताबिक 42 साल का रिकॉर्ड पूरे राज्य में टूटा है, जबकि बेंगलुरु की बात करें तो 90 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई। 5 दिनों में ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। हालात इतने बिगड़े कि IT सिटी में ट्रैक्टर्स पर लोगों को सफर करना पड़ा। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कारें डूबी हुई हैं। रिहायशी इलाकों में पानी पहुंच चुका है, बाजार में पानी है और कई जगह गड्ढे जो है वो जानलेवा हो गए हैं। ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आ रहे हैं, गाड़ियां डूबी हुई हैं और यहाँ पर बुरी हालत है इस वक्त। बहुत से जो IT कर्मचारी है उन्हें वर्क फ्रॉम होम का यहाँ पर
काम दिया हुआ है। इस पर हमारे सहयोगी नेहाल किदवई ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं, फिर नेहाल का रुख करेंगे। क्या इंसान क्या जानवर, घरों में पानी घुसा तो सबों की जान पर आन पड़ी। बुजुर्गों के लिए ट्रैक्टरों पर कुर्सियां लगानी पड़ी। हर तरफ लाचारी पसरी थी। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर जो आशियाना लिया वो सर छुपाने के लायक नहीं रहा। यहाँ बुजुर्ग लोग हैं। फिलहाल एक महिला का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, वो दूसरी मंजिल पर रहती है। लिफ्ट काम नहीं कर रही, बिजली और पानी बंद कर दिया गया है। अंदर आकर आप खुद देख लीजिए। सरकार को अब दिख रहा है निचली जगहों पर मकान बनाने की इजाजत देने का नतीजा। HAL का ये इलाका जलमग्न है क्योंकि आसपास की बिल्डिंग झील के उन रास्तों पर बनी है जिनसे पानी झील तक पहुंचता है। एक तरफ झील के रास्तों पर अतिक्रमण, दूसरा बारिश का पानी निकालने वाले नालों पर भी अतिक्रमण। जाहिर है कि जल जमाव तो होगा ही। ये राज कालवे है, बारिश का पानी निकालने वाले नाले। सड़क के नजदीक 30 फुट के आसपास है, आगे सिकुड़कर 15 फुट के आसपास दिखते हैं। एक लिस्ट बनाई गई है 500 नालों की, जिसमें से हम 300 नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक और लिस्ट बनाई जाए कि जहां पर अतिक्रमण है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अब सरकार कह रही है राज्य में 144% से ज्यादा बारिश 10 दिनों के अंदर हुई। ये 42 सालों का रिकॉर्ड है। अब अतिक्रमण हटाए जाएंगे ताकि जल जमाव से छुटकारा मिले। Last 90 years such rain has not come. All the tanks are full and they are overflowing. Some tanks are breached. पिछले 90 बरस में इतना पानी नहीं बरसा। सारी टंकियां भरी हुई हैं और बह रही हैं, कुछ तो टूट भी गई हैं और आज भी मूसलाधार बारिश हो रही है। दिखाया जा रहा है कि जैसे पूरे बेंगलुरु पर संकट है। दरअसल शहर के 2 जोन और खासकर महादेवपुरा जोन में ही परेशानी है, क्योंकि यहाँ एक छोटे से इलाके में 69 टंकियां हैं और सभी इमारतें एक मंजिला हैं और इसके अलावा कब्जा भी बहुत किया गया है। All are breached, all are overflowing. Second is, all the establishments are in the lower things. Third is, encroachments have been done. कर्नाटक में सरकारें आती जाती रही, लेकिन किसी ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश नहीं की। नतीजा आपके सामने है। नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई और अब जब हालात बेकाबू हो गए हैं तो कोशिश सिर्फ मामले की लीपापोती की चल रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन अल्फोंस के साथ नेहाल किदवई, NDTV इंडिया। तो जया, अगर आप इस शहर पे नजर डालें तो ये शहर दुनिया भर में मशहूर है अपने IT के कामों के लिए, लेकिन अब देश की इस पर नजर है क्योंकि ये शहर अब तालाब में तब्दील हो गया है और लोग जिस तरह से एक जमाना था जब लोग ट्रैक्टर पे चला करते थे, आज के दौर में लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेहद बदहाल स्थिति यहाँ बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में हमारे सहयोगी नेहाल किदवई मौजूद है। नेहाल, फिलहाल वहाँ हालात कैसे बने हुए हैं? क्या बारिश हो रही है, नहीं हो रही? मौसम विभाग क्या कह रहा है और ये अतिक्रमण हटाने के लिए अब क्या सरकार कर रही है? देखिए, सरकार ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी राज कालवे है, यानी इस पानी, बारिश का पानी निकालने के जो रास्ते हैं, जहां जहां भी ब्लॉक किया गया है, चाहे वो लेक बेड हो या फिर इस तरह के नाले हो, उन सब के ऊपर जितने भी अतिक्रमण है उन सबको हटा दिया जाए। तो उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। ऐसे तकरीबन 350 जगह है, इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, जिसको हटाया जाना है और BBMP कमीशन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि रात को दिन उस पर काम हो रहा है और ये कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द उसको हटा दिया जाए। उसका नतीजा ये हुआ कि HAL का इलाका जो कल तीसरे दिन में पानी में डूबा हुआ था, वो बहुत हद तक क्लियर हो गया है। लेकिन अभी भी जो पूर्वी बेंगलुरु का माधवपुर जोन है, वहां पर अभी भी स्थिति ठीक नहीं है। अभी भी वहां पर कई जगहों पर जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक वहां पर अभी भी पानी लगा हुआ है, तो उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक बारिश होने की संभावना है, बेंगलुरु के साथ साथ राज्य के अलग अलग हिस्सों में अगले 3-4 दिन और तेज बारिश होने की संभावना
बताई है मौसम विभाग ने। ऐसे में हालात बिगड़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिजली की भी समस्या कुछ इलाकों में है, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। जहां अभी भी पानी लगा हुआ है, जहां पर कुछ तार गिर गए हैं, वहां पर जब तक कि पूरी तरीके से सुरक्षा के जो तामझाम है वो पूरे नहीं किए जाते, तब तक वहां पर बिजली विभाग नहीं चाहता कि वहां पर करंट वापस किया जाए, क्योंकि ऐसी सूरत में हादसे हो सकते हैं। और एक आप देखिए कि सोमवार की रात एक लड़की इसी तरह से जब लौट रही थी और स्कूटी उसका जब संतुलन बिगड़ा और जब उसने एक बिजली के खंभे को पकड़ा तो उससे उसका बिजली का तेज झटका लगा और उसकी वहीं पे मौत हो गई। तो ये बहुत ही दुखद था। और ऐसी सूरत में ये तय किया गया है कि जहां कहीं भी जब तक पूरी तरह से ये सुनिश्चित नहीं होगा कि सब कुछ ठीक है, कहीं भी बिजली की सप्लाई रिस्टोर नहीं की जाएगी। तो ऐसे सूरत में ये जो प्रभावित इलाके हैं वहां बिजली भी एक बड़ी समस्या है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। शुक्रिया निहाल इस सारी जानकारी के लिए। तो हालात बदतर हैं, बेहतर हों इस उम्मीद में वहां रहने वाले लोग हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और अब खबर बिहार के सिवान से, जहां कल रात शराब माफिया के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसके बाद वहां से टीम जब लौट रही थी तो पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान बिहार पुलिस के एक जवान की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। खबरों के मुताबिक सिसवन थाना के थानाध्यक्ष ने 4 जवानों के साथ एक शराब माफिया के घर पर छापा मारा था। लौटने के दौरान ग्यासपुर बाजार के पास कुछ अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। इसी दौरान गोली लगने से पुलिस के जवान वाल्मीकि यादव की अपराधियों की गोली से मौत हो गई। घर के बाहर सो रहे गांव वाले को भी गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, सीट बेल्ट ना लगाना कितना घातक हो सकता है, इसका एक उदाहरण सामने आया जब सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से जाने माने उद्योगपति साइरस मिस्त्री की जान चली गई। ऐसे में अब केंद्र सरकार नियमों में सख्ती करने जा रही है। बिल्कुल, अब सख्ती होने जा रही है। कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। मंगलवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका ऐलान कर दिया। नेता हो, कलाकार, सरकारी अफसर या फिर आम आदमी, सीट बेल्ट लगाने की आदत कम ही है। पीछे की सीट पर बैठने वाले तो सीट बेल्ट कभी लगाते ही नहीं है। सिटी में लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। सिटी में कोई इतना कुछ एक्सीडेंट का सवाल नहीं है, वो तो गाड़ियाँ हाईवे पे लगाना चाहिए। फिर जो नियम है कि सभी लोगों ने लगाना चाहिए, वो तो बात बराबर है, राइट। वो गलती तो है, लेकिन वो आदत नहीं है ना बरसों से, घर से होनी थी। ये एक तरह से आंख खोलने वाली बात है, आगे से शायद लगाए। 100% हम लोग तो नक्की करते, बच्चे लोग तो पहले ही चिल्लाते। हाईवे पे गए तो सीट बेल्ट पहले लगाओ। कोई भी रोड, खुला रोड होगा, एक्सप्रेस हाईवे वहाँ लगाना। सिटी में नहीं, ऐसे मेरा मानना है। जितने लोग हैं सभी के लिए सीट बेल्ट कंपल्सरी है, नहीं भरने तो जुर्माना भी है, लेकिन लोग पहनना ही नहीं चाहते। आज क्या कहेंगे इस बात को लेकर? नहीं पहनने को ना, सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा है। हाँ जी, अपने लिए अच्छा है। ये पता था आपको पीछे भी सीट बेल्ट लगाना कंपल्सरी है? नहीं, ये नहीं पता, पुनः भी लगा लिया। नहीं लगाया, इधर बेल्ट है लेकिन लगाने का सिस्टम नहीं है। वैसे जानकारी है कि सभी सीट पे जो बैठते हैं सभी को बेल्ट लगाना कंपल्सरी, चाहे आगे बैठे या पीछे, जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी। आपको जानकारी है, लेकिन लगाया नहीं, अरेंजमेंट नहीं है ना। अच्छा, है ही नहीं, आता ही नहीं। इसी गाड़ी में बैठ गए। आम हो या खास, लोगों की लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। जानकार बता रहे हैं कि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने भी अगर सीट बेल्ट लगाई होती तो शायद उनकी जान बच जाती थी, क्योंकि सीट बेल्ट और एयर बैग आपस में जुड़े हैं। सीट बेल्ट लगी हो तभी हादसे के दौरान एयर बैग खुलता है। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, यही फिलहाल मौत की वजह फिलहाल बताई जा रही है, क्योंकि जो झटका लगा है, जो चोट लगी है बहुत ज़्यादा लगी। अगर सीट बेल्ट पहनी होती तो वो पीछे के भी दोनों एयर बैग खुल गए होते तो दोनों को राहत मिली होती, और जैसे आगे के 2 लोग अस्पताल में हैं अभी जिनका इलाज चल रहा है, बच गए, वैसे वो भी बच सकते थे। मोटर व्हीकल कानून में आगे की सीट के साथ पीछे की सीट पर बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, लेकिन कोई भी इसका पालन नहीं करता। यहाँ तक कि पुलिस भी सिर्फ आगे बैठे यात्रियों से ही जुर्माना वसूलती है। लेकिन साइरस मिस्त्री के हादसे ने अब सबकी आंखें खोल दी हैं। भारत की प्रमुख कार निर्माता कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट कर अब से पिछली सीट पर बैठने के बाद भी सीट बेल्ट लगाने का प्रण लिया है।
मुंबई पुलिस भी जल्द ही इसे लेकर एक जागरूकता अभियान चलाने की बात कह रही है। कई लोगों के लिए काइंड ऑफ आई ओपनर था कि ऐसे पीछे के सीट बेल्ट हैं, ये भी पहनना सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यस, हम सोच रहे हैं कि एक अवेयरनेस ड्राइव इसके लिए करें और साथ में आगे लोगों को भी पता होना चाहिए कि पीछे भी सीट बेल्ट होती है और वो पहन सकते हैं। साथ ही में जो स्पीड लिमिट है उसके लिए भी स्पीड लिमिट में रहकर ड्राइव करना वो भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी पिछली सीट पर बैठने पर सीट बेल्ट न लगाने की लोगों की मानसिकता पर चिंता जताई है और जल्द ही सभी कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने का दावा किया है। ड्राइवर और ड्राइवर के बाजू के सीट पर जो बैठता है और उसके बाद जो पीछे में बैठते हैं सबके लिए अनिवार्य है, कानून है, पर सामने वाले भी लोग कभी कभी लगाते नहीं बेल्ट और पीछे वाले लोग भी लगाते नहीं और इसके कारण ये दुर्घटना होती है। देश भर में हर साल 5 लाख के करीब सड़क हादसे होते हैं, जिसमें 1,50,000 के करीब मौतें होती हैं। जानकारों का मानना है कि अगर कार की गति नियंत्रण में हो और सभी लोग सीट बेल्ट पहने तो सड़क हादसों में मौत की संख्या घट सकती है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं मदरसों का जो सर्वे कराया जा रहा है उसका विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का फैसला लिया है, जिस पर दिल्ली में मदरसा संचालकों की एक बैठक हुई, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी भी शामिल हुए। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। देखिए सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें दिल्ली के जमीयत उलेमा हिंद के दफ्तर की हैं, जहां यूपी के 150 से ज्यादा मदरसा संचालकों की बैठक हुई। मुद्दा था यूपी में गैर सरकारी प्राप्त मदरसों का सर्वे। बैठक में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये सर्वे मदरसों पर बुलडोजर चलाने के लिए किया जा रहा है। सरकार की मंशा खराब है और सरकार जानबूझकर मुसलमानों का नाम खराब करना चाहती है। इस बैठक में 3 बातें तय की गई हैं। सर्वे से पहले यूपी सरकार के साथ बैठक की जाएगी। एक समिति बनाई जाएगी जिसमें जमीयत की ओर से मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी शामिल होंगे। आम जनता को समझाया जाएगा कि मदरसे देश की संपत्ति हैं, ना कि कोई बोझ। मदरसों का किरदार देश की आजादी से लेकर आज तक अहम रहा है। अपनी तरफ से एक दरखास्त, एक एप्लीकेशन कि हमें टाइम दिया जाए, हम मिलने के लिए तैयार हैं कंसर्न अथॉरिटीज से और लोगों से। हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहना चाहिए, बात करनी चाहिए। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के उस पर क्या देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है, तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। यूपी सरकार ने पिछले हफ्ते यूपी के लगभग 16,000 से ज्यादा गैर सरकारी मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया था। हर जिले की सर्वे टीम में एसडीएम, बेसिक शिक्षा अधिकारी और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। ये सर्वे 5 अक्टूबर तक खत्म कर 25 अक्टूबर तक इसकी रिपोर्ट शासन को लखनऊ भेजी जाएगी। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि राज्य में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसों के अलावा अलग अलग जिलों में कई ऐसे मदरसे चल रहे हैं जिन्हें बोर्ड से मान्यता नहीं है। ऐसे में उनका डेटा सरकार के पास होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को सही तालीम मिल भी पा रही है या नहीं। इसके अलावा ये भी देखा जाना चाहिए कि वहाँ कैसी सुविधाएं हैं। यूपी सरकार के इस फैसले को सांसद असादुद्दीन ओवैसी ने मिनी CAA बताया है। सबसे बड़ा सवाल जो मुस्लिम मौलाना और जमीयत उलेमा हिंद के लोग उठा रहे हैं वो ये है कि अगर मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है तो दूसरे धर्मों की जहां पर शिक्षा दी जाती है वहां पर भी सर्वे कराया जाए। अगर कानून मुसलमानों के लिए है तो वही कानून हिंदुओं, सिख और ईसाइयों के लिए भी होना चाहिए। नई दिल्ली में सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के प्रस्ताव की अनुमति देने के लिए आज दिल्ली नगर पालिका परिषद की एक विशेष बैठक होगी। एनडीएमसी के मुताबिक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से प्रस्ताव मिल चुका है।
जिसे इस बैठक में रखा जाएगा। नाम बदलने का प्रस्ताव पारित होने पर इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का पूरा क्षेत्र कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षक दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने राजपथ से लेकर सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम कर्तव्य पथ करने का फैसला लिया था, जबकि ब्रिटिश हुकूमत के वक्त इसका नाम किंग्सवे था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेरोजगारी की। देश के 7 राज्यों में बेरोजगारी दर इस साल अगस्त महीने में 12% से ऊपर पहुंच गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया है। CMIE के मुताबिक इस साल अगस्त महीने में देश में बेरोजगारी दर पिछले 1 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। शहरी और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी का संकट बड़ा हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी पर अपनी ताजा रिपोर्ट में आगाह किया है कि देश में इस साल अगस्त में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.28% पर पहुंच गई, जो पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा है। जुलाई में महंगाई दर सिर्फ 6.83% रिकॉर्ड की गई थी। अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 9.57% शहरी इलाकों में दर्ज की गई, जबकि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 7.68% रही। इसका मूल कारण ये है कि भारत में जितनी रोजगार के अवसर ज्यादा होने थे अगस्त में, उतने नहीं हुए। हालांकि रोजगार कम ही हुआ। अगस्त में जुलाई के मुकाबले 40 लाख से ज्यादा श्रम बल बढ़ गया था, लेकिन इन 40 लाख लोगों को नौकरी मिलने के बजाय 25 लाख नौकरियां कम हो गई, तो रोजगार के अवसर कम हो गए, इसीलिए बेरोजगारी का दर बढ़ गया। राज्यों में बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है। बेरोजगारी की दर हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। CMI के मुताबिक अगस्त में हरियाणा में बेरोजगारी दर 37.3% रिकॉर्ड की गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 32.8% रही, जबकि राजस्थान में बेरोजगारी दर 31.4% के ऊंचे स्तर पर रिकॉर्ड की गई। कुल 7 राज्यों में बेरोजगारी दर 12% से ज्यादा रही, जो एक बढ़ते संकट की तरफ इशारा करता है। ये समस्या दोनों ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई और शहरी क्षेत्रों में भी। इसी कारण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर बढ़ गई, तो श्रम बल बढ़ गया लेकिन रोजगार के अवसर कम हो गए, इसीलिए बेरोजगारी की दर अगस्त में बढ़ गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आकलन के मुताबिक इस साल फरवरी के बाद करीब 6 महीने तक देश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट दर्ज हुई थी और जुलाई महीने में बेरोजगारी दर गिरकर 6.83% तक पहुंच गई थी। लेकिन अगस्त के ये ताजा आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी के मोर्चे पर एक बार फिर चुनौती बड़ी हो रही है। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की। मंगलवार को वो उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे थे। उनके मंदिर पहुंचने से पहले ही वहां पर काफी हंगामा खड़ा हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए और नारेबाजी यहां पर उन्होंने शुरू कर दी। इनकी मांग थी कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को मंदिर में प्रवेश न करने दिया जाए। इस दौरान पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। पुलिस ने हंगामा करने वालों को जमकर यहां पर पीटा और सभी को मंदिर परिसर से दूर किया। मौके से पकड़े गए एक शख्स के खिलाफ धारा 353 के तहत FIR दर्ज की गई।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक और हम शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक से, जहां पर 42 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है बारिश के चलते। यहां पर लोग बेहाल हो चुके हैं और अगर सिर्फ बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में 90 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। यहां पर लोग अब ट्रैक्टर का सहारा लेने को मजबूर हो गए और 5 दिनों में ही जया इतनी बारिश हो गई है कि सारे रिकॉर्ड जो है वो टूट गए। बिल्कुल, यहाँ पर सभी रिकॉर्ड टूट गए और इस साल यहाँ पर ये आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर क्या हाल हुआ है। हालात इतने बिगड़े हैं कि आईटी सिटी में ट्रैक्टर्स लोगों का सहारा इस वक्त बने हुए हैं। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा है, जिसके चलते कल यहाँ पर स्कूलों में एहतियातन छुट्टी कर दी गई, जबकि ज़्यादातर कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए कहा, वर्क फ्रॉम होम। शहर में अभी भी बारिश के अनुमान के चलते तमाम तरह की समस्याएं और बढ़ने के आसार लग रहे हैं। और वहीं बेंगलुरु के सिद्धपुरा इलाके में बारिश के पानी से भरी सड़क से गुजर रही एक 23 साल की युवती की कथित तौर पर करंट लगने से मौत हुई। कई जगहों पर गड्ढे भी देखने को मिले जो बहुत मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और अब युद्ध स्तर पर अतिक्रमण हटाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। लेकिन कब तक लोगों को राहत मिलेगी ये फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार रुक रुक कर होती चली जा रही है और पानी जो है वो जमा हुआ है कई इलाकों। और सवाल ये भी है अदिति कि अतिक्रमण अब हटाने की बात हो रही है, जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई अतिक्रमण होने ही क्यों दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इंसान क्या जानवर, घरों में पानी घुसा तो सबों की जान पर आन पड़ी। बुजुर्गों के लिए ट्रैक्टरों पर कुर्सियां लगानी पड़ी। हर तरफ लाचारी पसरी थी। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर जो आशियाना लिया वो सर छुपाने के लायक नहीं रहा। यहाँ बुजुर्ग लोग हैं। फिलहाल एक महिला का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, वो दूसरी मंजिल पर रहती है। लिफ्ट काम नहीं कर रही, बिजली और पानी बंद कर दिया गया है। अंदर आकर आप खुद देख लीजिए। सरकार को अब दिख रहा है निचली जगहों पर मकान बनाने की इजाजत देने का नतीजा। HAL का ये इलाका जलमग्न है, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग झील के उन रास्तों पर बनी है जिनसे पानी झील तक पहुंचता है। एक तरफ झील के रास्तों पर अतिक्रमण, दूसरा बारिश का पानी निकालने वाले नालों पर भी अतिक्रमण। जाहिर है कि जल जमाव तो होगा ही। ये राज कालवे है, बारिश का पानी निकालने वाले नाले। सड़क के नजदीक 30 फुट के आसपास है, आगे सिकुड़कर 15 फुट के आसपास दिखते हैं। एक लिस्ट बनाई गई है 500 नालों की, जिसमें से हम 300 नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक और लिस्ट बनाई जाए कि जहां पर अतिक्रमण है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अब सरकार कह रही है राज्य में 144% से ज्यादा बारिश 10 दिनों के अंदर हुई। ये 42 सालों का रिकॉर्ड है। अब अतिक्रमण हटाए जाएंगे ताकि जल जमाव से छुटकारा मिले। Last 90 years, such rain has not come. All the tanks are full and they are overflowing. Some tanks are breached. पिछले 90 बरस में इतना पानी नहीं बरसा। सारी टंकियां भरी हुई हैं और बह रही हैं, कुछ तो टूट भी गई हैं और आज भी मूसलाधार बारिश हो रही है। दिखाया जा रहा है कि जैसे पूरे बेंगलुरु पर संकट है। दरअसल शहर के 2 जोन और खासकर महादेवपुरा जोन में ही परेशानी है, क्योंकि यहाँ एक छोटे से इलाके में 69 टंकियां हैं और सभी इमारतें एक मंजिला हैं और इसके अलावा कब्जा भी बहुत किया गया है। All are breached, all are overflowing. Second is, all the establishments are in the lower things. Third is, encroachments have been done. कर्नाटक में सरकारें आती जाती रही, लेकिन किसी ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश नहीं की। नतीजा आपके सामने है। नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई और अब जब हालात बेकाबू हो गए हैं तो कोशिश सिर्फ मामले की लीपापोती की चल रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन अल्फोंस के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।
और बेंगलुरु में हमारे सहयोगी नेहाल किदवई हमारे साथ मौजूद है, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नेहाल, फिलहाल कैसे हालात हैं और यहाँ पानी की निकासी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, कल रात से बारिश नहीं हुई है। कल रात में 2 घंटे बारिश हुई थी, लेकिन वो भी बिल्कुल मॉडरेट रेन की वजह से अभी यहाँ पर हालात आप कह सकते हैं कि बेहतर हुए हैं। लेकिन इस बात की संभावना है कि तेज बारिश हो सकती है, क्योंकि फिर से बादल पूरे आसमान में छा गए हैं और मौसम विभाग का भी यह कहना है कि तेज बारिश अगले 2-3 दिनों तक हो सकती है, न सिर्फ बेंगलुरु में बल्कि आसपास के इलाकों में भी। और अगर बारिश होती है तो हालात बहुत खराब होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी सब कुछ कल से बहुत बेहतर है, पिछले 2 दिनों की अपेक्षा आप ये कह सकते हैं। जहां तक सवाल है पानी निकासी के लिए, जो डेमोलेशन ड्राइव चल रहा है राज कालवे पे, यानी बारिश के पानी को निकालने के रास्तों पर या लेक बेड्स पे जहां कहीं भी अतिक्रमण हुआ है, तो बीबीएमपी के जो कमिश्नर है, मुख्य कमिश्नर, उन्होंने कल साफ तौर पे कहा था कि सरकार की तरफ से भी उन्हें इजाजत दी गई है कि तकरीबन 350 से 500 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर पानी की निकासी रुक रही है। या तो ये राज कालवे हैं, यानी बारिश के पानी को निकालने के रास्ते हैं, या फिर ये वो लेक बेड है। तो यहाँ पर जहां भी अवरुद्ध है उसको तोड़ दिया जाए, बगैर इसमें किसी तरह की कोई मर्जी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए तो ये डिमोलिशन हटाने का काम काफी बड़े पैमाने पर चल रहा है। और इसी वजह से कल जहां हम थे एचएल के एरिया में, हमें जो जानकारी मिली है कि वहां से लगभग पानी निकल चुका है, तो डिमोलिशन काफी तेजी से हो रहा है। कई जगहों पर हमने देखा कि सेना की भी मदद दी गई, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ, क्योंकि लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए। तो कल से हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन अगर बारिश हुई तो फिर खराब हो सकते हैं। शुक्रिया नेहाल इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। तेज रफ्तार कार में सीट बेल्ट न लगाने की वजह से जाने माने उद्योगपति साइरस मिस्त्री की जान चली गई है। ऐसे में अब केंद्र सरकार नियमों में सख्ती करने जा रही है और कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य होगा। बिल्कुल, यानी कि जो पीछे की सीट पर बैठे हुए लोग होंगे उनके लिए भी अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा और ऐसा नहीं करने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। मंगलवार को आपको बता दें, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका ऐलान किया है। नेता हो, कलाकार, सरकारी अफसर या फिर आम आदमी, सीट बेल्ट लगाने की आदत कम ही है। पीछे की सीट पर बैठने वाले तो सीट बेल्ट कभी लगाते ही नहीं है। सिटी में लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। सिटी में कोई इतना कुछ एक्सीडेंट का सवाल नहीं है, वो तो गाड़ियाँ हाईवे पे लगाना चाहिए। फिर जो नियम है कि सभी लोगों ने लगाना चाहिए, वो तो बात बराबर है, यू आर राइट, वो गलती तो है, लेकिन वो आदत नहीं है ना बरसों से होनी थी। ये एक तरह से आंख खोलने वाली बात है, आगे से शायद लगाए 100%। हम लोग तो नक्की थे, बच्चे लोग को पहले ही चिल्लाते। हाईवे पे गए तो सीट बेल्ट पहले लगाओ। कोई भी रोड, खुला रोड होगा, एक्सप्रेस हाईवे वहाँ लगाना। सिटी में नहीं, ऐसे मेरा मानना। जितने लोग हैं सभी के लिए सीट बेल्ट कंपल्सरी है, नहीं भरने तो जुर्माना भी, लेकिन लोग पहनना ही नहीं चाहते। आज क्या कहेंगे इस बात को लेकर? नहीं पहनने को ना, सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा है। हाँ जी, अपने लिए अच्छा है। ये पता था आपको पीछे भी सीट बेल्ट लगाना कंपल्सरी है? नहीं, ये नहीं पता, पुनः भी लगा लिया। नहीं लगाया, इधर बेल्ट है लेकिन लगाने का सिस्टम नहीं है। वैसे जानकारी है कि सभी सीट पे जो बैठते हैं सभी को बेल्ट लगाना कंपल्सरी, चाहे आगे बैठे या पीछे, जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी। तो आपको जानकारी है, लेकिन लगाया नहीं, अरेंजमेंट नहीं है ना। अच्छा, आता ही नहीं। ऐसी गाड़ी में बैठ गए। आम हो या खास, लोगों की लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। जानकार बता रहे हैं कि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने भी अगर सीट बेल्ट लगाई होती तो शायद उनकी जान बच जाती थी, क्योंकि सीट बेल्ट और एयर बैग आपस में जुड़े हैं। सीट बेल्ट लगी हो तभी हादसे के दौरान एयर बैग खुलता है। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, यही फिलहाल मौत की वजह फिलहाल बताई जा रही है, क्योंकि जो झटका लगा है, जो चोट लगी है बहुत ज़्यादा लगी। अगर सीट बेल्ट पहनी होती तो वो पीछे के भी दोनों एयर बैग खुल गए होते तो दोनों को राहत मिली होती। और जैसे आगे के 2 लोग अस्पताल में हैं अभी, जिनका इलाज चल रहा है, बच गए, वैसे वो भी बच सकते थे। मोटर व्हीकल कानून में आगे की सीट के साथ पीछे की सीट पर बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, लेकिन कोई भी इसका पालन नहीं करता। यहाँ तक कि पुलिस भी सिर्फ आगे बैठे यात्रियों से ही जुर्माना वसूलती है। लेकिन साइरस मिस्त्री के हादसे ने अब सबकी आंखें खोल दी हैं। भारत की प्रमुख कार निर्माता कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने भी
ट्वीट कर अब से पिछली सीट पर बैठने के बाद भी सीट बेल्ट लगाने का प्रण लिया है। मुंबई पुलिस भी जल्द ही इसे लेकर एक जागरूकता अभियान चलाने की बात कह रही है। कई लोगों के लिए काइंड ऑफ आई ओपनर था कि ऐसे पीछे के सीट बेल्ट हैं, ये भी पहनना सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यस, हम सोच रहे हैं कि एक अवेयरनेस ड्राइव इसके लिए करें और साथ में आगे लोगों को भी पता होना चाहिए कि पीछे भी सीट बेल्ट होती है और वो पहन सकते हैं। साथ ही में जो स्पीड लिमिट है उसके लिए भी स्पीड लिमिट में रहकर ड्राइव करना वो भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी पिछली सीट पर बैठने पर सीट बेल्ट न लगाने की लोगों की मानसिकता पर चिंता जताई है और जल्द ही सभी कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने का दावा किया है। ड्राइवर और ड्राइवर के बाजू के सीट पर जो बैठता है और उसके बाद जो पीछे में बैठते हैं सबके लिए अनिवार्य है, कानून है। पर सामने वाले भी लोग कभी कभी लगाते नहीं बेल्ट और पीछे वाले लोग भी लगाते नहीं और इसके कारण ये दुर्घटना होती है। देश भर में हर साल 5 लाख के करीब सड़क हादसे होते हैं, जिसमें 1,50,000 के करीब मौतें होती हैं। जानकारों का मानना है कि अगर कार की गति नियंत्रण में हो और सभी लोग सीट बेल्ट पहने तो सड़क हादसों में मौत की संख्या घट सकती है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सुरक्षित रहना है तो सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूले। और अभी वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने अस्पताल का किया देर रात औचक निरीक्षण। बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कल औचक निरीक्षण किया। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उन्होंने दौरा किया और लोगों ने यहां पर तेजस्वी यादव के सामने खुलकर स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई है उसकी शिकायत की। तेजस्वी यादव ये बातें सुन के काफी नाराज हुए, लोगों की शिकायत उन्होंने नोट भी की और आज तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य के सभी बड़े अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। अक्सर बिहार से ऐसी तस्वीरें हम देखते भी हैं जया कि किस तरह से लोगों को परेशान होना पड़ता है और दूर दराज के इलाकों में एम्बुलेंस तक नहीं मिलती है। ऐसे में अब जब तेजस्वी यादव ने देर रात ये औचक निरीक्षण किया है तो सच्चाई उनके सामने आई है और आज की मीटिंग में पूरे जिले के अधिकारियों को बुलाया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। अस्पताल में काफी गंदगी देखी और लोगों ने उनसे जब नाराजगी जाहिर की तो खुद तेजस्वी यादव भी नाराज हुए। फिर आप बात नहीं बताइए, फिर आप लोग स्ट्राइक पे चले जाइए, उसे बोलेगा स्टाइपेंड बढ़ाइए, तो कैसे चलेगा? अभी आप लोग का बड़ा 20,000 हुआ कि नहीं? इंटर्न वाले ये लोग कौन है? ये तो पीसीबी वाले, इंटर्न्स वाले हैं। लोग का पहले बढ़ाया है, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। नहीं, इन लोगों का भी हालत बेचारे स्टाफ भी है, तो आप एक बार वॉशरूम चले जाइए। चलिए आपका क्या है बगल हुई ना, आओ ना पूछते हैं कौन सा दवा बोला गया? आप लोग कैसे हैं? यहाँ डॉक्टर देख रहे हैं। अभी तो खांसी होता है, 1 महीना 6 दिन में होगा। डॉक्टर देखा कोई यहाँ आने पे? डॉक्टर सोए हैं? सो रहा है क्या? नहीं सर, लग रहा है। और कौन कौन है? पीएमसीएच के खास तौर पे बाकी सारा तो सब ठीक है, लेकिन जो आपका ये जो टाटा वार्ड जो है वहाँ की हालात जो है पत्थर थी। हमें सूचना मिली थी क्योंकि वहाँ गरीब लोग जो है ज़्यादातर मरीज अलग अलग ज़िलों से बिहार के लोग आते हैं, तो हम लोग जाकर के देखना था कि भाई क्या दिक्कत है। सूचना के आधार पर प्रैक्टिकली जाके देखे, चाहे दवा की बात हो, डॉक्टर सीनियर डॉक्टर कोई नहीं था, दवा की व्यवस्था नहीं थी, साफ सफाई नहीं था,
पेशेंट जो है वो उनको सुविधा नहीं मिल रही थी, तो हर चीज़ में जो है लापरवाही देखी गई। कार्रवाई होगी जो लापरवाही नहीं था, कोई अटेंडेंस नहीं था, झूठ बोल रहे थे लोग, साफ झूठ जो है पकड़ा गया, तो कार्रवाई तो होगी। देखिए, कोई भी अगर लापरवाही बरतेगा, ये सरकार महागठबंधन की सरकार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है। अब मुख्यमंत्री जी हम सब लोग मिलकर के इन सारी चीज़ों को ठीक करना है, और उनका निर्देश है हर चीज़ को दुरुस्त करना है, दुरुस्त करना है, तो हम लोग करेंगे इस चीज़ को। इसी तरह अगर सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री औचक निरीक्षण करते रहें तो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत हद तक सुधर सकती है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नितिन गडकरी के साथ खास बातचीत। वक्त है ब्रेक का। मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद सड़क दुर्घटना और सड़क सुरक्षा को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। एनसीआरबी के डेटा बताते हैं कि भारत में पिछले साल 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है। अगर इन आंकड़ों को मिनट में तब्दील करें तो करीब 18 लोगों की जान 1 मिनट में आप मान सकते हैं कि सड़क दुर्घटना में गई है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में सड़क दुर्घटना का, सड़क सुरक्षा का लेकर के, और साथ ही सीट बेल्ट का मुद्दा भी आया है। हमारे साथ सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी मौजूद हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। गडकरी जी, ये जो दुर्घटना हुई है इसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल तो सीट बेल्ट को लेकर के ही आता है। तो क्या अपनी ओर से सरकार कोशिश करेगी लोगों में जागरूकता लाने के लिए, या फिर इसको अनिवार्य किया जाएगा कि जो पीछे की सीट पर बैठे हैं उनको भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा, चाहे कानून में लिखा हो लेकिन लोग नहीं इसका प्रयोग करते हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसे ड्राइवर और ड्राइवर के बाजू के सीट पर जो बैठता है और उसके बाद जो पीछे में बैठते हैं सबके लिए अनिवार्य है, कानून है। पर सामने वाले भी लोग कभी कभी लगाते नहीं बेल्ट, और पीछे वाले तो लोग भी लगाते नहीं, और इसके कारण ये दुर्घटना होती है। और इसलिए पहले ऐसा है कि सामने अगर लगाया नहीं तो वहाँ एक ट्यून बजती, आवाज़ आता है। तो अभी हमने ये तय किया है कि अभी सामने जैसा बेल्ट लगाया नहीं तो आवाज़ आएगा, तो पीछे वाले लोगों ने भी अगर लगाया नहीं बेल्ट तो भी आवाज़ आएगा। और इससे निश्चित रूप से हम लोगों का अवेयरनेस और बढ़ाएंगे, और निश्चित रूप से इसका आगे फायदा होगा। एक जो दूसरा सवाल आता है, अब अगर जो लोग पीछे में सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे उनके ऊपर भी जी। हाँ बोलिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। ऐसा है कि पीछे में अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आज ही मैंने एक फाइल पर साइन किया है, अब उनके ऊपर फाइन लगेगा मिनिमम 1000 रुपए, और उसके बारे में तुरंत ऑर्डर निकालेंगे। और ये कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालना पड़ेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ होती है। निश्चित रूप से राज्य सरकार भी सहयोग करेगी और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। पर इसमें फाइन वसूल करना यह उद्देश्य नहीं है। मैं आपके मार्फत देश की जनता को, सबको आह्वान करूंगा कि अगर सामने बैठे और पीछे बैठे हुए लोग अगर सीट बेल्ट लगाएंगे तो ये हादसे में किसी की मौत नहीं होगी। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और मरने वालों की जो 18 से 34 वयोवर्ग में संख्या है वो करीब 60% है। तो मुझे लगता है कि हमको जान बचानी चाहिए, और हमने ये तय किया है कि 2024 के पहले हम 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ कम करेंगे। अगर जनता का सहयोग मिलेगा तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हम सुधार कर रहे हैं, रोड इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हो इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और कानून को भी इम्प्लीमेंट करने के बारे में, इन्फोर्समेंट के बारे में भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है एजुकेशन और पब्लिक कोऑपरेशन। इसमें हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को भी आह्वान करता हूं कि आप इसमें कोऑपरेट करिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अक्षय कुमार जी की हमने इसके ऊपर फिल्म निकाली है। अभी 3 फिल्म हम 2 दिन के बाद बंगलोर में लॉन्च कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी भी हमारे रोड एम्बेसडर इसके लिए बने हैं, वो भी कोऑपरेट करने वाले हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके सहयोग से हम एक अवेयरनेस पैदा करें, और लोग अगर कानून का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ये समाधान निकलेगा। एक प्रॉब्लम है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और कानून के प्रति सम्मान भी नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था होती है। इससे दूर अगर हमारा समाज अगर इसमें और बदल हो जाएगा तो मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हजारों लाखों लोगों के प्राण बचेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक जो पहल आपके मंत्रालय की ओर से की गई थी एयरबैग की संख्या बढ़ाने को लेकर, तो बीच में ये खबर मिली कि जो कार निर्माता कंपनी है वो कहती है कि अगर हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे तो दाम भी बढ़ जाएंगे, वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं। तो क्या ये एक तरह से सुरक्षा के साथ समझौता करना नहीं हुआ? और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर
उन्हें किस तरह से तैयार किया जाए कि एयरबैग की संख्या बढ़ाई जाए? पहली बात तो ऐसे कि एक एयरबैग की कीमत 1000 रुपए है, तो 6 एयरबैग में ऑलरेडी 4 लगती है, 2 बढ़ेगी तो 2000 रुपये कीमत बढ़ेगी। और जब इसका प्रमाण बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, तो ये कॉस्ट और कम होने की संभावना है। और इसलिए आप जो हमारी कार कंपनियां हैं जो विदेशों में यहाँ से कार एक्सपोर्ट करती है, वो 6 एयरबैग लगाती है और इंडियन मार्केट में इकोनॉमी मॉडल में 4 लगाती है। तो क्या हमारे गरीब लोग हैं, उनके जीवन की रक्षा हमने नहीं करनी चाहिए? तो मैं उनसे भी अपील करूंगा और ये प्रोसेस में है, जल्दी ही करने के हमारा प्रयास है। एक आपके मंत्रालय ने पहल की थी, गडकरी जी की एक ऐप बनाया था कि देश भर में जितने हमारे हाईवेज हैं, अगर कहीं पर ब्लाइंड स्पॉट हो या इस तरह का कोई क्षेत्र हो सड़क पर जहां पर की दुर्घटना हो सकती है, तो लोग उस ऐप पर उसकी जानकारी डालें। पर इसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि अभी भी देश में बड़ी संख्या में ब्लाइंड स्पॉट है? क्योंकि जो साइरस मिस्त्री जी वाली दुर्घटना हुई, इस कारण में यही कहा गया कि वहाँ पर सड़क जो है एकदम से सकड़ी हो गई, लेन उनकी जो है कम हो गई, इस कारण से जो ये भी एक कारण हो सकता है कि हादसा हुआ है। देखिए, हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए, करीब 3500 ब्लैक स्पॉट सुधारे, नए नए ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि हम एक प्राइवेट एक्सपर्ट एजेंसी के द्वारा रोड का एक्सीडेंट ऑडिट करने वाले हैं, ब्लैक स्पॉट का ऑडिट करने वाले हैं। और रोड में जो भी ब्लैक स्पॉट दिखेंगे उसको तुरंत इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमारी आरओ और पीडी को रहेगी। उसको हमने अधिकार दिए हैं और इसके बाद अगर वो सुधार नहीं करते तो हम उनको जिम्मेदार पकड़कर उनके ऊपर सस्पेंशन तक की कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। अब इसके बाद हम किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे। जाते जाते गडकरी जी, आप साइरस मिस्त्री जी के साथ आपका काफ़ी पुराना परिचय रहा है, किस तरह से उनको याद करेंगे, आपकी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि? देखिए, मैं जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था महाराष्ट्र में, तब लोनावाड़ा खंडाला का आरओबी, वहाँ की टनेल, वो सब काम शाहपुर जी पालम जी ने किया था। वो मेरे साथ उस समय काम करते थे, यंग थे, अनेक बार मेरा उनका इंटरेक्शन हुआ। वो बहुत यंग, डायनेमिक और बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर थे। उन्होंने हिंदुस्तान के विकास में उनके कंपनी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। वो टाटा सन्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं और इसलिए हिंदुस्तान की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करने वाला और व्यक्तिगत रूप से मेरे एक अच्छे मित्र के रूप में थे। उनका इस प्रकार से अपघाती निधन होना ये बहुत दुखद और अनफॉर्चुनेट है और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक मित्र गया, इसका भी दुख है। हम सब बहुत उससे दुखी है। इससे कम से कम एक सीख ले कि इसके बाद रोड एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम अपना बिहेवियर और हम उसके बारे में जो भी उचित करना है वो सब करें, ताकि हम देश को अपघात मुक्त करें, एक्सीडेंट मुक्त करें। सब लोगों ने इसको कोऑपरेट किया तो निश्चित रूप से ये काम पूरा होगा। जो आपने अपील की है कि लोग पालन करें, नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट वगैरह लगाएं, यही बात इस दुर्घटना के बाद कई लोग कर रहे हैं। आनंद महिंद्रा जी का भी मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी इस बात को कहा है। आपने सड़क सुरक्षा को लेकर कहा कि अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, इन सबको शामिल किया जा रहा है। किस तरह से आगे इस मुहिम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे? आपने कहा है कि ठीक है, अनिवार्य तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को भी खुद से पालन करना चाहिए। हम बड़े प्रमाण पर इस बार हमने रोड सेफ्टी काउंसिल बनाने का निर्णय किया है। हम एनजीओज को प्रोग्राम लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस वो कर रहे हैं। हम सड़क सुरक्षा सप्ताह कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग रैली निकाल रहे हैं, कार्यक्रम के द्वारा कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज, क्रिकेटियर्स, फिल्म स्टार उनके संदेश देकर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कह रहे कि स्पॉन्सर करके प्रोग्राम करिए। आप जैसे मीडिया हाउसेस ऐसे कि जो लगातार इसके ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो एक प्रकार से सबके प्रयासों से हमको लगता है कि निश्चित रूप से हम इसमें कामयाब होंगे। पर एक बात का मुझे जरूर दुख है कि मेरी मिनिस्ट्री सब जगह बहुत अच्छा काम कर रही है, पर इस विषय पर हमें अभी तक जितनी सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। उसका दर्द निश्चित रूप से मेरे मन को सताता है। अभी भी संवेदन मन को वो काफ़ी अस्वस्थ भी करता है, पर कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से जल्दी ये सफलता मिले, यही मैं ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। कम से कम साइरस मिस्त्री जी के एक्सीडेंट के बाद मैं लोगों को अपील करूंगा कि अब इसके बाद किसी की जान नहीं जानी चाहिए। हम सब लोग अब भारत को अपघात मुक्त, एक्सीडेंट मुक्त करने का प्रयास करें। वर्ल्ड में हम हाईएस्ट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भारत में होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। कोई दंगे में, कोई लड़ाई में, कोई कोविड में जितने नहीं मरे उतने 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं और इतना ही नहीं तो हमारा 3% GDP कम हो रहा है। तो लोग इसको गंभीरता से ले और लोगों की जान बचाने के इस अभियान में सहयोग करें, यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ।
आपको शुभकामनाएं, आपके प्रयासों में आपको सफलता मिले, हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गडकरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।